पिछली वीडियोस में मैंने अमेरिकन माइंडसेट और इंडियन माइंडसेट को कंपेयर किया। एक्चुअली मैंने 4 वीडियो की सीरीज़ बनाई थी। तो मैंने कुछ-कुछ मैट्रिक्स लिए थे उसको कंपेयर करने के लिए। डिस्पाइट फ्रॉम दैट मैंने एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, एक्चुअली मेरा एक एम है ना कि मैं इंडिया के हर एक नागरिक जो पिछड़े वर्ग के हैं, गाँव में हैं, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं पर पता नहीं क्यों उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक स्टॉक मार्केट के ऊपर है। इसलिए मेरा पर्पज़ ये है ना, एक्चुअली मेरा जो कंसर्न है ये है कि क्यों वो लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर की लोग तरफ भागते हैं जिनका इंटरेस्ट वो नहीं रहता है। आपको किसी भी इंसान को एक ट्रेंड फ़ॉलो करने की क्या ज़रूरत है? एक इंसान कुछ न कुछ टैलेंट से ब्लेस्ड होता है, उसके पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है। क्यों अगर किसी के पास क्रिएशन है, किसी के पास क्रिएटिविटी है, कोई कुछ इनोवेशन अच्छा कर सकता है, कोई कुछ नया कर सकता है, किसी के पास एक अच्छी स्किल है, उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है। मैं उन सबको टारगेट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है, जिनको फाइनेंस में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, आखिर पैसा है क्या? बिना घर बैठे लोग पैसा कमाते कैसे हैं? ये ट्रेडर आखिर है क्या? भारत में जो इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक मार्केट, ये धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। आज से 5 साल पहले किसी को पता नहीं था स्टॉक मार्केट क्या होता है, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था ये। अभी ये चीज़ें जो कोरोना के बाद जैसे इंटरनेट आया है, तो जैसे-जैसे बुरी चीज़ें बढ़ी, वैसे-वैसे अच्छी चीज़ों का प्रचलन भी बढ़ा है। तो शायद उसी की मेहरबानी है कि मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सीखते-सीखते एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, वो भी ये सीख सकें, वो भी ये जान सकें, ताकि उनके कंट्रीब्यूशन से कुछ न कुछ उन्हें फ़ायदा हो, उनकी फैमिली को फ़ायदा हो और इस देश को फ़ायदा हो। मैं नहीं जानता कि मैं समझा पाया हूँ या नहीं, ये वीडियो अच्छा पढ़ा पाया हूँ या नहीं, लेकिन एट लीस्ट शुरुआत तो मैं कर सकता हूँ। धीरे-धीरे शायद मैं अपने आप को इम्प्रूव भी करूँ और बिल्कुल मैं करूँगा, मैं अपने ऊपर पूरा काम करूँगा। लेकिन उनसे गुज़ारिश है कि कृपया आप लोग मुझे शेयर करो, जो ये जानना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स का खरीद-फरोख्त करते हो। शेयर मतलब होता है कंपनी का एक हिस्सा। जैसे सब्जी मंडी में आप एक भाव के ज़रिए कुछ सब्जियाँ लेते हो, वैसे जो कंपनीज़ होती हैं उनके भी शेयर्स होते हैं। ज़रूरत क्यों है? क्या होता है? मैं समझाता हूँ। मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अब आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस एक्सपेंड करे, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहते हो और उसके लिए आपको एक फंड की ज़रूरत है। सपोज़ आपको 10 लाख रुपए चाहिए। वो 10 लाख रुपए आपके पास है नहीं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप बैंक जाओ, वहाँ से डेट लो, जिसके लिए आपको एक फिक्स्ड इंटरवल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो, आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स लोगों में दो और उसके बदले उनसे पैसे लो। वो शेयर होल्डर हो जाएँगे, उनके पास आपकी कंपनी के पार्शियल ओनरशिप या फ्रैक्शनल ओनरशिप हो जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक वो शेयर्स बेचते नहीं हैं और आपको पैसा मिल जाता है आपको कंपनी की ग्रो करने के लिए। अगर मैं इसको और वो करूँ जैसे कि कैसे ये आपकी कंपनी है ए, इसके आपने 100 टुकड़े किए, तो 1 टुकड़े की कीमत आपने लगा दी कितनी? ₹10। टोटल 100 टुकड़े की कीमत हो गई ₹1000, ठीक है? इसके बाद अब मैं मेरे पास सपोज़ 100 मेरे पास है ₹100। आपको कंपनी के लिए पैसा चाहिए, मैंने आपकी कंपनी के ₹10 के हिसाब से 10 शेयर खरीदे मतलब 10% का मालिक मैं हो चुका हूँ आपकी कंपनी का। 10 साल बाद आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आपकी शेयर प्राइस बढ़ेगी कंपनी की। मान लो 10 साल बाद आपके 1 शेयर की प्राइस ₹100 हो जाती है। आज मैंने लिया है ₹10 पर शेयर, 10 साल बाद मैं उसको बेचूँगा ₹100 पर शेयर, तो मुझे पर शेयर ₹90 का प्रॉफ़िट होगा। इसका मतलब मैं टोटल अगर अपने सारे शेयर्स बेच दूँगा तो मुझे ₹900 का प्रॉफ़िट होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आज मैंने लिए 10 शेयर टोटल ₹10 के भाव से, तो टोटल ₹100 के मैंने शेयर लिए 10। अब 10 साल बाद 1 शेयर की कीमत हो गई ₹100। अगर मैं उन दसों शेयर को बेचूँगा, ₹1000 टोटल शेयर बेचेंगे मेरे। इसमें से अगर मैं पुराना 100 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास बचा कितना? ₹900। बाद में हम देखेंगे टैक्सेस के बारे में, उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। लेकिन ये ऐसे चलता है। कंपनीज़ ऐसा करती क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपना बिज़नेस रन करना होता है, बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और स्टॉक मार्केट एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ से आपको एक बढ़िया एक्सपोज़र मिल जाता है, मनी मिल जाता है। बदले में फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको अपनी कंपनी की देनी होती है। ये कारण हो गया। अब शेयर खरीदता कौन है? शेयर इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको ₹100 दिए, बदले में 10% शेयर लिए, तो मैं एक इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपकी कंपनी का फ्रैक्शनल ओनर भी हो गया।
पर इन्वेस्ट करने के बाद देखिए मेरे पास पैसा था तो मैं एक इन्वेस्टर था इसलिए मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया। मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे विश्वास था कि आपकी कंपनी कुछ सालों में ग्रो करेगी। जैसे अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो निखिल कामत का एक पॉडकास्ट है जिसमें उसने उसमें वो कहता है कि आज के ज़माने में एनर्जी ट्रांजिशन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांजिशन इस समय बहुत हो रहा है। हर जगह देख रहा हूँ फॉसिल से लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करते हो तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये सब प्रेडिक्शंस हैं, आगे कौन क्या होगा किसी को नहीं पता। अब जिस मार्केट में खरीद-फरीद होती है वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। अब स्टॉक मार्केट जो है, कोई मार्केट कहीं भी हर जगह कुछ नियम कानून होते हैं। अब ये नियम कानून बनाने के लिए एक मार्केट रेगुलेटर चाहिए होता है। वो रेगुलेटर ये डिसाइड करता है कि जो ट्रेड के नियम होते हैं, ट्रेड मतलब खरीदना भी और बेचना भी। इसके जो नियम होते हैं वो जो मार्केट रेगुलेटर होता है वो डिसाइड करता है। इंडिया में जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी है हमारा मार्केट रेगुलेटर। यूएस में देखा जाए तो वहाँ पे फेड है। पर यूएस की तरफ हम नहीं जाते हैं। सेबी जो है भारत का जितने भी फाइनेंस के हैं, चाहे चाहे वो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में नहीं, चाहे वो एमटीएफ हो, ईटीएफ हो, डिजिटल एसेट्स हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, जितने भी फाइनेंस की चीज़ें हैं, इन सब का जो ब्यौरा दायरा होता है, ये सब सेबी तय करता है। स्टॉक मार्केट के लिए भी सेबी तय करता है। इसके अलावा सेबी के बाद हम मूव करते हैं किस चीज़ पे अपना जो टॉपिक है मैं बस प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमको बहुत थ्योरी पे नहीं जाना है। Stock exchanges, IPO, stock market. When a company offers its shares to the public for the first time, that process called an IPO, initial public offering. आपकी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में एंटर करेगी, जब आप पहली बार यूज़र को या फिर इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचोगे, वो कहलाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अभी फिजिक्स वाला ने अपने मार्केट में शेयर्स लाए हैं, अभी उसकी शेयर की प्राइस मुझे याद नहीं है लेकिन शायद ₹122 के आसपास है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पेटीएम का कोलैप्स हो गया था आईपीओ आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी पेटीएम ने लॉन्च किया आईपीओ। स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जहाँ पे आपके सारे स्टॉक सारी कंपनी के स्टॉक रजिस्टर्ड होते हैं। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहला तो है एक एनएसई जिसका मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट में है मुंबई में। एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यूँ कहें तो जितनी भी सबसे ज़्यादा कंपनीज़ एनएसई में रजिस्टर्ड हैं क्योंकि वो सरकारी है, गवर्नमेंट सेबी के अंडर में है। बॉम्बे के भी रूल्स हैं लेकिन बॉम्बे अ आई थिंक प्रेमचंद रॉयचंद ने उसको एस्टेब्लिश किया था 1800 के मतलब 19वीं सदी के दौरान, मुझे उतना याद नहीं है। तो एनएसई और बीएसई ये हमारे इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पे अपनी सारी कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं, फ्लक्चुएशंस हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैटेरियलाइज़्ड अकाउंट बोलते हैं इसको। पहले एक पेपर पे अकाउंट बनता था। एक ये अकाउंट होता है जहाँ पे वो अधिकार देता है कि आप ट्रेड कर सकते हो। सेबी के अंतर्गत ये बनता है। आप रजिस्टर्ड होते हो। यहाँ पे कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं एनएसई, बीएसई में, वहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होते हैं। जब आप अपने ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म ब्रोकर का मतलब होता है जो इन्वेस्टर को और स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 महीने हुए हैं। तो ग्रो, एंजल वन, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स ये सब इंडिया के बहुत बड़े ब्रोकर्स हैं। यूएस में देखा जाए तो रॉबिनहुड बहुत बड़ा ब्रोकर है। यूएस का छोड़ो, इंडिया का देखते हैं। तो एनएसई, बीएसई यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं। कई बार होता है कि मेजरली आपको सारी कंपनीज़ एनएसई और बीएसई दोनों में रजिस्टर्ड मिल जाएँगी। कुछ-कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ़ बीएसई में होती हैं या फिर एनएसई में होती हैं या फिर दोनों में हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इन दोनों के प्राइस में सिर्फ़ थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। डिफ़रेंस बोले तो ऐसे कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। एनएसई बहुत बड़ा इंडिया का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वहाँ पे अगर सपोज़ कोई कंपनी एक्स है, उसके स्टॉक प्राइस अगर ₹100 है, हो सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹99 कुछ पैसे हो। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पे डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। बीएसई में थोड़ा कम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो शायद मेबी उसका प्राइस डिफ़र करता है। बहुत मेजरली डिफरेंस नहीं होता और ये कोई बहुत बड़ा मैटर भी नहीं करता है। माइनर डिफरेंस है। एनएसई, बीएसई ये स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया। स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात कर ली और स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर ली और आईपीओ के बारे में बात कर ली। एनएसई, बीएसई के बारे में बात कर ली। अब इंडेक्स फंड।
जैसे जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई, इन दोनों को एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें सब हज़ारों लाखों कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। बीएसई में भी ऐसा है। अब किसी पर्टिकुलर डे का जो मार्केट हमको एनालाइज़ करना है, कोई सपोज़ इतनी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, जैसे एनएसई में जो मैं सिंपल बताता हूँ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। एनएसई का जो सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का जो सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है वो सेंसेक्स है। करता क्या है? निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनीज़ जो एनएसई में रजिस्टर्ड है, उनके परफॉर्मेंस डेली ट्रैक करता है। यहाँ पे आप शेयर एग्ज़ीक्यूट नहीं करते, ये परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। जो 50 बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर टॉप कंपनीज़ अगर उन कंपनीज़ में फ्लक्चुएशन होता है, तो कोई कंपनी बाहर भी जा सकती है, कोई नई कंपनी एंटर कर सकती है। पूरा मार्केट का ओवरऑल ब्यौरा करने के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड होते हैं। ये सिर्फ़ 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 कंपनीज़ को एनालाइज़ करता है डेली का। तो अगर आपको जैसे आम भाषा बोलचाल में कहते हैं कि आज का मार्केट बहुत बुरा था, आज का मंडी बहुत अच्छा था, तो वो इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं। इंडेक्स फंड अगर अच्छा पॉइंट दे रहा है, ग्रीन में है आज, तो आप कह सकते हो कि मार्केट आज का अच्छा था। और अगर इंडेक्स फंड जो है जैसे निफ्टी 50 अगर उस रेड पे है, पॉइंट डाउन हुए हैं, इसका मतलब मार्केट बुरा था। सिंपल बोलचाल की भाषा में। ये इंडेक्स फंड हो गया। इंडेक्स फंड के बाद हम चलते हैं हमारा जो इंडेक्स फंड है, मतलब मार्केट को समझने के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो चीज़ें हैं, मैं अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म सॉरी, मेरा जो खुद का ब्रोकर है ग्रो, उसको यूज़ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जो ग्रो है, उसको यूज़ करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमको। ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, मेरी आईडी वगैरह दिख रही होगी, मैं उसे ब्लर कर दूँगा। तो हम चलते हैं अपनी वॉच लिस्ट पे, जहाँ पे मैंने एक स्टॉक पिक करके रखा है, जिसमें मैं फुली चलूँगा और बताऊँगा। मे बी शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, बट तो हम मूव करते हैं अपने ग्रो के इंटरफ़ेस पर। मैं आपको इंटरफ़ेस नहीं समझाऊँगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मार्केट को कैसे एनालाइज़ करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को एनालाइज़ कैसे करते हैं। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट कोई नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो ये जो आप इंटरफ़ेस देख रहे हो, तो ये जो यहाँ पे लिखा है, ये जो क्यूपिड है, क्यूपिड एनएसई, क्यूपिड स्टॉक का नाम है, कंपनी का नाम है। एनएसई है हमारा जो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी का हम प्राइस देख रहे हैं। जो प्राइस लिखा है ₹282, ये लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस है आज का। जो मार्केट ओपन होता है 9:15 एएम से 3:30 पीएम तक, तो ये 3:30 पीएम का जो लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस है, वो है। मैं चीज़ें कुछ भी बता सकता हूँ, ये जो ग्राफ है, आप यहाँ पे अपना कर्सर मूव करोगे, तो आपको हर टाइम पे इस कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस थे, वो दिख जाएँगे। जैसे 11:11 पर ₹283 कुछ पैसे थे। ये जो राइट साइड इंटरफ़ेस है, यहाँ पे जो क्यूपिड एनएसई का प्राइस रिकॉर्डेड है और ये बीएसई का प्राइस लास्ट रिकॉर्डेड है। आप यहाँ पे थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस देख सकते हो, ₹282.43 एनएसई में है, ₹282.50 बीएसई में है। बाई सेल ये तो है, स्टॉक कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। डिलीवरी का मतलब होता है कि आपको ये अधिकार है, डिलीवरी पे जब आप कोई शेयर खरीदते हो, तो आप उसे होल्ड कर सकते हो। होल्ड कर सकते हो, आप चाहे 10 साल होल्ड करो, चाहे 1 महीना करो, चाहे 1 भी मत करो, चाहे 20 साल करो, आपके ऊपर है। इंट्राडे में अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, तो आपको सेम डे स्टॉक सेल करना होता है और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो ऑटोमैटिक जो ब्रोकर है आपका, वो आपके स्टॉक्स को बेच देता है, फिर चाहे जो भी प्राइस हो। फिर चाहे आपको लॉस हो, चाहे लॉस ना हो, चाहे प्रॉफिट हो, डज़न्ट मैटर। इसलिए इंट्राडे थोड़ा रिस्की होता है फॉर बिगिनर्स। डिलीवरी ऐसा है कि आप होल्डिंग पीरियड अपने पास रख सकते हो। आज आपने कोई स्टॉक लिया, आप 10 साल, 15 साल के लिए होल्ड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ टैक्सेस का सीन होता है, वो हम कभी और बात करेंगे। एमटीएफ एक लिवरेज है, एमटीएफ के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वांटिटी, प्राइस लिमिट, ये जब स्टॉक हम खरीदते हैं, तब क्वांटिटी यहाँ पे आपको जितने किसी जैसे क्यूपिड कंपनी है, मुझे इसके 10 शेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर दूँगा 10। लिमिट प्राइस की, सपोज़ इसका प्राइस अभी मान लो ₹285 है, लेकिन मैं इसको ₹283 पे खरीदना चाहता हूँ, तो प्राइस लिमिट मैंने सेट कर दिया ₹283। इसमें होगा क्या कि जब प्राइस 283 के आस-पास आएगा, तो मेरा ऑर्डर ऑटोमैटिक एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा थ्रू माई ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे आपने मार्केट एनालाइज़ किया किसी कंपनी का, अब आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप ऑब्वियसली सस्ते दाम में ज़्यादा शेयर्स खरीदोगे। आप उतने ही दाम में कम शेयर्स क्यों खरीदोगे, जो अभी लाइव मार्केट प्राइस है? तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप लाइव खरीदना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। जो मार्केट का प्राइस होगा, वहाँ पे आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होगा। एनएसई पे क्लिक करोगे, तो ये बीएसई हो जाएगा। जो कंपनी दोनों में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे ये चेंज हो जाता है। फिर ये बाई, तो ये हो जाता है, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जैसे मेरा बना है, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मार्केट बंद हो चुका है।
ये जो चार्ट है ये आप चार्ट से समझ सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे ये प्राइस फ्लक्चुएशन से एक का प्राइस फ्लक्चुएशन है। ये स्टार्ट हुआ तकरीबन कितने पे? ₹283 कुछ 282 रुपए, ₹83 पे स्टार्ट हुआ। फिर ये एंड हुआ है 330 पे कितने पे? ₹281 पे। तो 1 दिन का है। 1 वीक का आप एनालाइज़ कर सकते हो यहाँ से 1 मंथ का, यहाँ से 3 मंथ का, यहाँ से ऑल टोटल। और ये है जो कैंडलस्टिक होता है। थोड़ा मेरा नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन आप इसे एनालाइज़ कर सकते हो। मैं जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ओवरव्यू है। परफॉर्मेंस देख सकते हो टुडेज़ लो मतलब आज जो सबसे लोवेस्ट प्राइस रिकॉर्ड हुआ है क्यूपिड का। क्यूपिड मेरा आज का स्टॉक जो मैंने आपको समझाने के लिए क्लिक किया है, उसका ₹280 है टुडेज़ लो, और टुडेज़ का जो हाई है ₹286 हाई गया है। मतलब ₹6 के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन हुए हैं। 1 साल का जो 52 वीक हाई, 52 वीक में इसका जो प्राइस का 32.87, 299.00, 299.00। अब इसको मैं आपको एक क्रेडिट वाली बात बताऊँ, मैं जब स्टॉक मार्केट में एंटर किया था लगभग 5-4 महीने पहले, तो मैंने कुछ वॉच लिस्ट में क्यूपिड को भी रखा था। उस समय इसका प्राइस अकॉर्डिंग आई थिंक 60-70 के था। मैंने उस समय कुछ स्टॉक्स खरीदे, पर मैंने क्यूपिड के स्टॉक्स नहीं खरीदे, क्योंकि इसका जो ये जो फंडामेंटल्स है, यहाँ पे मुझे कुछ डाउट्स दिखे। ये भी चीज़ें मैटर करती थी। मैं नया था, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये 4-5 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दी है। और ये एक रिग्रेट वाली बात होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो रिग्रेट होता है ना, ये आपको कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसा लूज़ कर सकते हो, कभी पैसा बना सकते हो। रातों-रात कुछ भी हो सकता है। आप करोड़पति बन सकते हो और आप रोड पे आ सकते हो। इसीलिए कंट्रोल और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। तो ये कुछ चीज़ें थी। ओपन प्राइस है, मतलब आज जो प्राइस ओपन हुआ है वो ये था। प्रीवियस क्लोज़ मतलब जो कल का जो लास्ट क्लोज़ था वो ये था। लाइव वॉल्यूम आज टोटल इतने शेयर ट्रेड हुए हैं, लोअर सर्किट और अपर सर्किट। सेबी क्या करता है कि पर डे हर स्टॉक के लिए कुछ लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगाता है। मतलब लोअर सर्किट का मतलब आप समझो कि ₹227.65 से नीचे स्टॉक का प्राइस नहीं जाने वाला। अपर सर्किट का मतलब हो गया ₹341.47 के ऊपर स्टॉक प्राइस नहीं जाने वाला। इसी के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होंगे। फंडामेंटल्स हम समझते हैं। मैं सिंपल-सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि आपको मैं सीए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप स्टॉक मार्केट को समझ सको। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हम डीप में नहीं जा रहे हैं। इतना जानने का हमको कोई सेंस में नहीं है, क्योंकि आप एआई के ज़माने में हो। मैं आपको बताऊँगा एआई का यूज़ करके आप कोई भी अपना काम आसान कैसे कराते हो, इसी स्टॉक मार्केट में। बाकी फिर कभी हम एआई पर वीडियो बना देंगे। कोई बिग डील नहीं है ये। तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मैंने आपको बताया था कि किसी कंपनी के मार्केट में जितने भी टोटल शेयर्स प्रेज़ेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मिल जाएगा। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आपको ये नहीं बताता कि कंपनी बहुत बड़ी है, साइज़ के सॉरी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से आपको कंपनी का साइज़ का अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन शेयर प्राइस से या फिर नंबर ऑफ शेयर से नहीं लगता। किसी कंपनी का प्राइस अगर ₹10,000 है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी कंपनी होगी। किसी कंपनी का अगर प्राइस ₹5,000 है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट मतलब बहुत बड़ी कंपनी होगी। डिपेंड करता है ना, जैसे ये एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला बन गया ना ये टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स किसी के बहुत ज़्यादा हैं और प्राइस कम है, तो डिपेंड करता है ये। अगर किसी के 1,000 शेयर हैं टोटल मार्केट में और प्राइस उसका ₹100 है, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होगी, वो बहुत कम होगी। अगर किसी के 1 करोड़ शेयर मार्केट में है और प्राइस इसके ₹100 है, मैटर करती हैं चीज़ें। ये मार्केट कैपिटलाइज़ेशन हो गया। अब ये पीई रेशियो और ईपीएस, आरओई, पीबी रेशियो ये सब मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। टीटीएम आप छोड़ दो, ये ट्रेलिंग पीरियड होता है, जो पिछले 1 साल का है। तो तो हम चलते हैं आरओई पे। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने एक्सेल ड्रॉ के ऊपर और यहाँ तुमको बात करनी है आरओई के बारे में। ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई बिज़नेस आपने ये बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसे से कितना प्रॉफ़िट कमा रही है, ये होता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लो आपने रुपए 1 लाख लगाए, 1 लाख लगाया। अब 1 लाख में साल के अंत में बिज़नेस होने के बाद वो कंपनी ने रुपए 20,000 का प्रॉफ़िट अर्न किया। तो जो आरओई कैलकुलेट होता है, वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आपने साल का जो अमाउंट लगाया था वो 1 लाख लगाया था, प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो आरओई जो कैलकुलेट होगा वो होगा 20
1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, ये 20 कट गया, ये आपका हुआ 20% या फिर 20 रुपीज़, सॉरी 20 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के 100 रुपए पर 20 रुपए प्रॉफ़िट कमा रही है। शेयर होल्डर्स के जो 100 रुपए हैं, उस पर कंपनी 20 रुपए का प्रॉफ़िट कमा रही है। ये बहुत अच्छा मैट्रिक होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला है हमारा पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पर हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। पीई रेशियो को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर से ही हम पीई रेशियो को समझते हैं। ये ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब ये होता है, समझो, मान लो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, किसी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, मान लो वो है रुपए 10 करोड़ और जो टोटल शेयर है उसके मान लो मार्केट में 1 करोड़ है। इसका जो अर्निंग पर शेयर बनेगा वो बनेगा 10 डिवाइड बाय 1 करोड़ इज़ इक्वल टू ₹10। जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने हर शेयर पर ₹10 का प्रॉफिट कमा रही है। इसका ये मतलब होता है अर्निंग पर शेयर का। अगर किसी भी कंपनी का मेट्रिक अर्निंग पर शेयर का इंक्रीज़ हो रहा है पर टाइम, जैसे एक टाइम पे उसका 7 था, फिर 10 हो रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर ऐसे ही वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है कंपनी के वर्किंग में, कंपनी के बिज़नेस में। तो अर्निंग पर शेयर ये होता है। अर्निंग पर शेयर से हम समझते हैं पीई रेशियो को। अर्निंग पर शेयर से हमारा कनेक्ट होता है पीई रेशियो। इसका फ़ॉर्मूला होता है पी इज़ इक्वल टू शेयर प्राइस, 1 मिनट, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ये हमें बेसिकली ये बताता है कि मार्केट किसी कंपनी के ₹1 एनुअल प्रॉफिट के लिए कितने रुपए देने के लिए तैयार है। मान लो किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है सपोज़ ₹500 और उसका अर्निंग पर शेयर सपोज़ 25 है। इसका जो पीई होगा वो होगा 500 डिवाइड बाय 25 व्हिच इज़ इक्वल टू 20। इसका मतलब इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 20 है। पीई इज़ इक्वल टू 20। अब इन्वेस्टर इस कंपनी के ₹1 प्रॉफिट के लिए ₹20 पे कर रहे हैं। इन्वेस्टर इस कंपनी के लिए, जिस कंपनी का पीई 20 है, उसके ₹1 प्रॉफिट कमाने के लिए वो ₹20 पे कर रहे हैं। मतलब अगर आप ₹20 दोगे तो आपको प्रॉफिट में ₹1 मुनाफ़ा ₹1 मिलेगा। ये होता है पीई रेशियो, हमको बताता है। पीई रेशियो और अर्निंग पर शेयर दोनों रिलेटेबल है। इस दोनों को हमको साथ में समझना होता है। इसलिए मैंने पहले ईपीएस बताया, उसके बाद अब पीई बता रहा हूँ। पीई के बाद जो हमारा टॉपिक, जैसे अब पीई को मैं अगर और इलैबोरेट करूँ, पीई रेशियो को अगर मैं और इलैबोरेट करूँ, तो मान लो ये 2 कंपनीज़ हैं ए और बी। इसके अगर इसका जो शेयर प्राइस है सपोज़ ये ₹500 है, इसका शेयर प्राइस ₹500 है, इसका अर्निंग शेयर 25 है, इसका अर्निंग पर शेयर 10 है। अगर इन दोनों को मैं पीई कैलकुलेट करूँ, तो जो ए का पीई कैलकुलेट होगा ये 20 होगा और इसका 50 होगा। तो इन दोनों का शेयर प्राइस सेम है, अर्निंग पर शेयर डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का पीई जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। कंपनी बी का जो पीई है वो 50 है। मतलब मार्केट उस कंपनी पर फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है। लेकिन हम किसी एक मेट्रिक को देख के पूरा सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें कंपनी के बहुत सारे डेटा को, ये जो पूरा फंडामेंटल डेटा है, ये कंपनी का पूरा बायोडाटा होता है, पूरा फंडामेंटल डेटा। इसमें से तो एक चीज़ के ऊपर हम निर्भर होके कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट्स होती है, बिज़नेस शेयर्स होती हैं, एसेट्स होती है, लायबिलिटीज़ होती है, उनमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनमें जो चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ एनालाइज़ करने के बाद हम किसी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करते हैं, जिसके बिहाफ़ पर हम यू नो फाइनेंशियल एडवाइज़िंग, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उसके बिहाफ़ पर ये बताते हैं कि कोई आपको स्टॉक परचेज़ करना चाहिए या नहीं। हालाँकि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, तो मैं एडवाइस तो नहीं दूँगा कोई स्टॉक खरीदने के लिए। तो ये आपका हो गया पीई रेशियो, मैं जितना समझा पाया। अभी अब आगे चलते हैं हम। एक चीज़ जो मैंने पीई रेशियो के बारे में नहीं बताई वो ये है कि जब भी पीई रेशियो किसी कंपनी का कंपेयर करना है ना, तो उसके इंडस्ट्री के पीयर से कंपेयर करो। जैसे ये जो कंपनी है क्यूपिड, क्यूपिड कंपनी है, इसका जो पीई रेशियो दिया गया है वो 278.73 दिया गया है। अब इसका जो इंडस्ट्री पी है 45.45 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं,
वो ₹1 कमाने के लिए ₹45 पे कर रहे हैं और ये 278 ₹279 पे कर रही है लगभग। तो इंडस्ट्री पीई से हम किसी कंपनी का पीई रेशियो कंपेयर करते हैं, तो अगर इंडस्ट्री पीई से पीई रेशियो किसी कंपनी का कम है, हम कह सकते हैं वो कंपनी अ, कम मार्जिन कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। मतलब उसको ₹1 कमाने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ उतने पे डिपेंड करके हम कंपनी का पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कंपनी की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो इंडस्ट्री पीई और पी रेशियो को आप समझिए, अब हम चलते हैं पीबी रेशियो और बुक वैल्यू पर। पहले बुक वैल्यू समझेंगे, फिर पीबी रेशियो। बुक वैल्यू ऐसे समझो, कोई भी कंपनी जैसे क्यूपिड है, तो किसी कंपनी के सारे एसेट्स में से उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ या जितनी भी डेट है, एसेट्स मतलब जो संपत्ति है किसी कंपनी की, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, ऑफिसेज़ हों, एम्प्लॉइज़ हों, कुछ भी हो, जितने भी एसेट्स हैं, उसमें से उसके जो लायबिलिटीज़ या फिर डेट होते हैं, लायबिलिटीज़ डेट यानी किसी प्रकार का कर्जा, किसी भी प्रकार का जो उसे चुकाने हैं, जो ऐसा ऐसा पैसा जो कंपनी को चुकाने होते हैं। तो नेट एसेट में से जितनी भी लायबिलिटीज़ या डेट है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें उस कंपनी की बुक वैल्यू मिलती है। और अगर उसे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के डिवाइड कर दें, तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसको समझाऊँ, तो मान लो कोई कंपनी है, सपोज़ उस कंपनी का जो अ, टोटल एसेट है मान लो वो 100 करोड़ है और उस कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है वो 40 करोड़ है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू होगा, बीबी इज़ इक्वल टू 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 करोड़ रुपए। अब इस कंपनी का हमको बुक वैल्यू पर शेयर निकालना होगा, तो हम इस टोटल 60 करोड़ को इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, अगर इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ है, इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा रुपए 6 आ जाएगा। ये बुक वैल्यू है। अब इस बुक वैल्यू का फ़ायदा हमें पीबी रेशियो कैलकुलेट करने में होता है, प्राइस टू बुक रेशियो। पीबी रेशियो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। पीबी रेशियो आपको बेसिकली ये बताता है कि जो मार्केट है वो किसी कंपनी को उसके बुक वैल्यू के कंपैरिज़न में उसके शेयर को कितने प्राइस पर वैल्यू कर रहा है। तो फ़ॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्राइस सपोज़ किसी कंपनी का जो प्राइस है मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस वो ₹200 है और उसका जो बुक वैल्यू पर शेयर वो ₹50 है। इसका जो पीबी रेशियो निकल के आएगा वो रुपए 4 निकल के आएगा। इसका मतलब मार्केट उस कंपनी के ₹1 की बुक वैल्यू के लिए ₹4 पे कर रहा है। ठीक है? अब बुक वैल्यू को हम देखते कैसे हैं या फिर इससे क्या पता चलता है ये समझो। अगर किसी कंपनी का जो पीबी है सॉरी बुक वैल्यू मैं कह रहा था पीबी वो 1 से कम है। इसका मतलब मार्केट उस कंपनी के मार्केट शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से कम आँक रहा है। अगर पीबी 1 के बराबर है, इसका मतलब मार्केट प्राइस और जो शेयर प्राइस है, बुक वैल्यू प्राइस है, वो दोनों इक्वल हैं। अगर पीबी 1 से ज़्यादा है तो जो मार्केट है वो कंपनी के बुक वैल्यू से ज़्यादा उसके शेयर प्राइस की वैल्यू कर रहा है, प्रीमियम वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट बनता है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, प्लस उसका जो पीबी है वो भी रीज़नेबल है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो हो और जो उसका पीबी हो वो हाई हो। प्राइस टू बुक रेशियो वो हाई हो। तो ये हमारे लिए पेन क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम ये है ना सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई कंपनी ए है, उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है और इसका जो पीबी है वो 3 है। कोई कंपनी बी है, उसका भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8% है और पीबी 3 है। अब यहाँ पे देखा जाए दोनों की जो पीबी वैल्यू है वो 3 है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो ए का ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे लिए जो यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा वो ए का है। मतलब ए हमें बेहतर प्रॉफ़िट दे सकता है। क्योंकि इसका देखो ना जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो प्रॉफ़िट 25% है जबकि यहाँ पे 8% का है। तो अगर हाई आरओई है, अगर हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है और अगर हाई रीज़नेबल पीबी है, तो हमारे लिए अट्रैक्टिव या प्लस पॉइंट हो सकता है। वो कंपनी वाले प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है हमने क्या-क्या डिस्कवर किया। हमने आरओई के बारे में बात की, ईपीएस के बारे में बात की, पीबी रेशियो, पीई रेशियो। अब जो डिविडेंड यील्ड है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि डिविडेंड क्या होता है? किसी कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? तो देखो जब क्या होता है, एक साल के अंत में जो कंपनी होती है उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करेगी। वो अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट कर सकती है, अपने लायबिलिटीज़, अपने डेट पे कर सकती है। एक ऑप्शन ये होता है कि जो भी उसके शेयर होल्डर हैं, उसमें वो अपने प्रॉफ़िट को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वही डिविडेंड कहलाता है। जैसे अगर आपके आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं,
कंपनी ने अनाउंस किया कि वो ₹10 पर शेयर डिविडेंड देगी। तो आपको साल के आखिरी में 100 इंटू 10 व्हिच इज़ इक्वल टू 1000 ₹1000 कैश ये आपकी इनकम होगी जो डिविडेंड के रूप में उस कंपनी ने आपको दिया है चूँकि आप उसके शेयर होल्डर हो। इसका फ़ायदा ये है ना कि अगर आप किसी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर ओन करते हो, तो आपको एक अच्छा डिविडेंड के रूप में एक अच्छा इनकम साल के आखिर में मिल सकता है। क्योंकि जो डिविडेंड होता है बहुत कम होता है, ₹10 मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो अगर डिविडेंड से इनकम आप सोच रहे हो तो आपको किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर ओन करना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम हो सकती है। वैसे तो इसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ये होता है। डिविडेंड यील्ड जो होता है, ये डिविडेंड यील्ड होता है ये कोई कंपनी साल में जो उसका करंट मार्केट प्राइस है, उसके बिहाफ़ पर कितना डिविडेंड दे रही है उसका जो परसेंट निकल के आता है वो डिविडेंड यील्ड होता है। जो इसका फ़ॉर्मूला होता है मैं आपको फ़ॉर्मूला से बताता हूँ। डिविडेंड ये होता है, वो एनुअल डिविडेंड पर शेयर अगर किसी कंपनी का ₹10 एनुअल डिविडेंड है पर शेयर और उस कंपनी का मार्केट प्राइस सपोज़ ₹200 है, इंटू 100 ये निकल के आएगा हमारा डिविडेंड यील्ड इन परसेंटेज तो ये होगा 25% 5% डिविडेंड यील्ड निकल के आया। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ₹200 के शेयर हैं, तो करंट शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी आपको 1 साल में 5% डिविडेंड रिटर्न देगी। अब देखो अगर आपने ₹100 में 10 शेयर लिए हैं, तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड 10% हो सकता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड जो कंपनी का होता है, वो करंट शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो अगर आप ये समझ रहे हो ना कि डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी का हाई है, इसका मतलब वो ज़्यादा पैसे दे रही है ना, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। देखो 2 कंडीशन हो सकती है, जैसे मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ, कोई कंपनी है ए कंपनी है, इसका 2% डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी बी है, इसका जो डिविडेंड यील्ड है 10% है, लेकिन प्रॉफिट गिर रहा है, तो आपको अट्रैक्ट तो बी कंपनी करेगी क्योंकि इसको आपको डिविडेंड अच्छा दे रही है। लेकिन असल में कंपनी ये अच्छी है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, एक्सपेंड कर रही है। लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना बड़ी बात होती है। तुरंत इतना ज़्यादा पैसा दे के अगर कोई दे रहा है तो फिर कोई अच्छा साइन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जितने भी इन्वेस्टमेंट टिप्स होती हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, सब लॉन्ग टर्म के लिए काम आती हैं। इंस्टेंट तो ये कोई लॉटरी टिकट तो है नहीं। तो ये हो गया। जो फेस वैल्यू होता है ना, ये नॉमिनल वैल्यू होती है जो कंपनी के द्वारा तय की जाती है। तो फेस वैल्यू सिंपल है, इतना कोई मैटर नहीं करता है। ये समझ लो जब कंपनी बैंकरप्ट होगी तो शेयर होल्डर को जिस पैसे पे दिया जाएगा शेयर को वो फेस वैल्यू होता है, कुछ-कुछ ऐसा ही। डेट टू इक्विटी ऐसा होता है जो डेट टू इक्विटी है डी बाय बी, डेट टू इक्विटी अ, डी बाय बी, डेट टू इक्विटी सिंपल सा है, जो टोटल नंबर ऑफ डेट होते हैं डिवाइड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी यही होता है डेट टू इक्विटी। अगर किसी कंपनी का डेट 50 करोड़ है और उस कंपनी की इक्विटी सपोज़ 100 करोड़ है, तो जो डीबी रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 50/100 इसका मतलब 0.5 इसका मतलब ये है कि जो हर का शेयर होल्डर के ₹1 पर कंपनी का 0.5 रुपीज़ डेट है। डेट टू इक्विटी जितना ज़्यादा कम होगा अगर डेट टू इक्विटी 0 पॉइंट पे है ना, ये तो एक अच्छा संकेत है। मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज़ा नहीं है। फ़ायदा होता है, क्या है जब कंपनी प्रॉफ़िट कमाएगी तो लायबिलिटीज़ और कर्ज़ में पैसा नहीं जाएगा। बिज़नेस में रीइन्वेस्ट कर सकती है और शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। एक अच्छा साइन हो गया ये। तो फंडामेंटल्स हमने कुछ-कुछ क्लियर किया और आपको मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके फंडामेंटल को एनालाइज़ करना, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ओर निकलते हैं तो रेवेन्यू है, प्रॉफ़िट है, क्वार्टरली ये तो है, जून का है, ग्रीन बार आपको शो कर रहा है, ग्रीन बार प्रॉफ़िट शो कर रहा है और ग्रे बार आपको रेवेन्यू शो कर रहा है। तो ये तो देख सकते हो सिंपल ग्राफ है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जून में इसका जो प्राइस इन करोड़स होगा ये 50 करोड़ 50 करोड़ के आस-पास ये प्रॉफ़िट था इसका, 44.50 करोड़ था और ये जो रेवेन्यू था वो 157 करोड़ था। तो आप ये देख सकते हो 1 साल का है, 1 साल का दिया जाता है। टीटीएम होता है ना ट्रेली 1 साल का होता है, ईयरली भी देख सकते हो आप यहाँ पे। रेवेन्यू 2025 का, प्रॉफ़िट इसका हुआ है 40 करोड़ और रेवेन्यू हुआ है 203 करोड़। ग्रोथ देख सकते हो परसेंटेज में, सब ईज़ी है। ब्रोकर का ये तो फ़ायदा होता है, ग्रो हो गया, एंजल वन कोई भी ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म हो गया, आप उसपे ग्राफ को एनालाइज़ कर सकते हो। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। कंपनी के बारे में पढ़ना हो तो ये हर जगह आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो कोई कंपनी कैसा है। ये भी मैटर करता है जो कंपनी का सीईओ एमडी होता है ना, तो वो कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू होती है उसके एम्प्लॉयी से भी होती है, उसके कौन उसको रन कर रहा है उससे भी मैटर करती है। अगर इमेज अच्छी है तो एक भी विश्वास होता है ना कि कंपनी को आगे ले जा सकता है वो आदमी। अगर आदमी बेकार है तो कंपनी डुबा भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
आप स्टॉक मार्केट को किसी एक चीज़ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर कोई फंडामेंटल आपको समझ में आ गया तो आप प्रेडिक्ट करो कि कंपनी अच्छा करेगी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो रात-दिन इसी चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। पीयर को भी देखना पड़ता है ना, कॉम्पिटिटर कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे लूप होल क्या है और बैलेंस शीट वगैरह। जैसे अगर मैं यहाँ फाइनेंशियल्स पे जाऊँ, ऑल फाइनेंशियल्स पे, हालाँकि आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग बिगिनर लेवल पे आप इसको देख रहे हो, आपके लिए बैलेंस शीट, कैश फ्लो समझना इतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूँगा इसको यूज़ कैसे करते हैं बैलेंस शीट को, पर इसको आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। आपको सिर्फ़ करना होगा क्या, एआई का यूज़ करना होगा और आपको बस एक स्क्रीनशॉट एआई को सेंड करना होगा, एआई आपका पूरा आपको एनालाइज़ करके बता देगी। आपको बुद्धि देखो, एआई का फ़ायदा ये है ना ऑटोमेशन का, जैसे मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है? इसके बाद ये बैलेंस शीट है और ये कैश फ्लो है, किसी कंपनी का। अब आपके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि ये सब क्या-क्या है, लेकिन बहुत ईज़ी है, इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। अब ये क्या-क्या है कुछ नहीं है, मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, मैटर नहीं करता। मैं क्या करूँगा, मैं इसका सीधे स्क्रीनशॉट लेता हूँ कि मैं बस आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास कोई डाउट हो ना, आप इसको अपनाओ। अगर मेरा पढ़ा है आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, पढ़ा क्या रहा, मैं तो बस मैंने कुछ-कुछ सीखा है, वही भोग रहा हूँ या फिर वही बोल रहा हूँ। तो बस ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसको भेजा, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि इस स्क्रीनशॉट को देखो और इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसे एनालाइज़ करो और बताओ इससे कोई इंसान क्या समझ सकता है। ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, बहुत सिंपल, जो दिमाग में आ रहा है वही लिख दो। एआई एक मशीन लर्निंग का फ़ायदा यही है ना। अब देखो मैंने इसको भेजा, भी देखो इसको खुद एनालाइज़ करेगा एआई, ये जेमिनी इंटीग्रेटेड है। देखो हिंदी में दे दिया जवाब। इस स्क्रीनशॉट में क्यूपिड लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के आंकड़ों को दर्शाता है। सभी वैल्यू करोड़ रुपए में है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हिंदी प्रॉब्लम कर रही है ना, तो आप इसको सिंपल, जैसे हम इंडियंस हैं ना, हम व्हाट्सएप लैंग्वेज समझते हैं, तो रिस्पॉन्स इंग्लिश लैंग्वेज में देना, बस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब ये खुद इंग्लिश में लिख के दे देगी सब कुछ, हिंदी में नहीं देगी, देख लेना। अगर देती है तो हम दोबारा रिस्पॉन्स देखो ये आ गया। इस स्क्रीनशॉट में क्यूपिड लिमिटेड के क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के डेटा को दर्शाता है। ओके, मेन टकवे क्या है, कंपनी के पास कैश बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2024 की शुरुआत में कंपनी के पास 30 लाख रुपए का कैश था, जो 2025 के खत्म होने तक बढ़कर 59.15 करोड़ रुपए हो गया। तीनों एक्टिविटीज़ का एनालिसिस दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। ऐसे ही बैलेंस शीट एक बहुत अच्छा मैट्रिक होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी कुल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, किस कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये कुछ डीप है, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए काम आती है और आप लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र हो नहीं, तो मेरे ख्याल से ये कुछ आपके लिए उतना वो है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनेंशियल्स था। इसके बाद है हमारा जो ये कुछ सिमिलर स्टॉक होते हैं, मतलब जो जैसे ये क्यूपिड जो कंपनी है, उसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, वो उस फील्ड पे काम करने वाले, उसका ये पीयर दिया रहता है। तो हर स्टॉक को ऐसे एनालाइज़ करते हैं यार, बिगिनर लेवल पे। आप लोगों को कोई ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि जून 2026 में पब्लिक शेयर कितना है, इस कंपनी का 49.25% है। प्रमोटर्स होता है कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके जो मालिक हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, मेन कंपनी उनका ऐसा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका मतलब ये होता है कि विदेशी कंपनियों ने इस कंपनी पर कितना निवेश किया है, एफआईआई। और डीआईआई का मतलब होता है कि जो देश की कंपनीज़ हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फंड होती है, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, जो कि किसी कंपनी को नीचे गिरने से बचा लेती हैं। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है ना, तो यही लोग होते हैं जो कंपनी को होल्ड कर लेते हैं, बचा लेते हैं। पर ये बहुत बड़े-बड़े, जब हम मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं ना, तो असम ये एफआईआई, डीआई, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड, यही सब होते हैं। बाकी हम सब तो एक चूहे हैं जो कर रहे हैं, हो गया, यही सब है। टेक्निकल्स देख लो, टेक्निकल्स जो होता है, ये समरी ऑन बेस्ड ऑन 1 दिन का डेटा है। इंट्राडे के लिए काम है और कोई भी रिसर्च के लिए काम है। बियरिश, न्यूट्रल, बुलिश, ये जो ग्राफ दिया है ना कलर में, इधर से ये बियरिश है, फिर इधर न्यूट्रल आता है, इधर बुलिश है। ये जो ग्राफ बताता है, ये बताता है कि इस समय कंपनी के हालात कैसे हैं। तो बुलिश है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और 1 दिन का डेटा है ये, कन्फर्म नहीं बताता ये, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, हर जगह अनसर्टेनिटी है। तो ये आपको ये बताता है कि अभी के फिलहाल इसके जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, आप खरीद सकते हो। पर मैं ऐसा कहूँगा नहीं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यूपिड के स्टॉक खरीदो, बिल्कुल नहीं। मेरे को रिग्रेट हुआ है,
पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप भाई रिसर्च करो अपना, अपना देखो, मैं बस कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत फ़ायदा करता है। ये जैसे कोई ब्रोकर हो गया ना, उसका खुद का एनालिटिकल मार्केट होता है जहाँ पे वो खुद एनालाइज़ करता है कि किसी कंपनी का स्टॉक कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर आप करना चाहते हो तो कितने रेट पर आप प्राइस कितने लिमिट ऑर्डर पे आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, कितने पे बेचना चाहते हो। सपोर्ट ये होता है कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, तो आप सपोर्ट लगा देते हो। आप भी लगा देते हो, यहाँ पे भी रहता है। जैसे S1 है, S2, S3 है। ₹265 पे पहला सपोर्ट है इस कंपनी का, ₹247 दूसरा सपोर्ट है, ₹237 पर तीसरा सपोर्ट है। याद होगा आपको, हमने एक दिन में जो मिनिमम प्राइस था, मतलब लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में बात की थी, ये उसके बीच में ही होता है। तो ये सपोर्ट 1 है जो 265.83 है रुपीज़ में। ये सपोर्ट पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने प्राइस के अकॉर्डिंग कितने शेयर खरीदने हैं, और ये रेजिस्टेंस होता है कि जब बेचना हो तो अपर सर्किट टाइप का ये काम करता है। R1, R2, R3 है तो रेजिस्टेंस 1 है 293, उसके ऊपर जा सकता है 303, 322। ये चीज़ सर्टेन नहीं, मैं कन्फर्म नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एनालिटिकल मार्केट है, आपको एनालाइज़ करना है, प्रेडिक्शन है, बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। जैसे ये 1 दिन के डेटा पे है, तो प्रेडिक्शन है, कन्फर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये RSI, MACD, बीटा वगैरह ये सब क्या होता है मेरे को भी उतना पता नहीं है, और ज़्यादा दिमाग भी लगाने का नहीं है। मैं फिर वही बोलूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इंडिकेटर्स जो हैं, इसका स्क्रीनशॉट कंट्रोल से करो, आप इसको जाओ, बस अपनी भाषा में कुछ नहीं पेस्ट करना है, इसको बोलना है, ये टर्म्स को एक्सप्लेन कर दो और बताओ इसका क्या मतलब होता है। बस कुछ नहीं, अब एआई को अपना काम करने दो। एआई अपना काम करेगा, आपको समझा देगा। ज़्यादा बुद्धि लगाने का ही नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे ये सब क्या आरएसआई का मतलब क्या होता है, ये सब आप पढ़ सकते हो, एमएसईडी मतलब क्या होता है, बीटा मतलब क्या होता है, मुख्य निष्कर्ष। कोई भी चीज़ हो, एआई इतना हेल्पफुल है ना, कोई भी चीज़ हो। ये मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ये सब टेक्निकल टर्म है, फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डीप जा नहीं रहा हूँ। ये वॉल्यूम परसेंटेज है, वीकली, मंथली, ये सब समझना हो ना, अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट करो। मैं आपको स्टॉक मार्केट पर एक डिटेल कोर्स बना के दूँगा। पेड कोर्स रहेगा लेकिन, क्योंकि मेहनत भी लगती है इन सब चीज़ों में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ, मैं इस पे बनाता हूँ कोर्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब लगेगा पर डिटेल कोर्स बनाऊँगा, हर एक चीज़ को डीपली कवर करूँगा। हम ये कर सकते हैं। यही था, बहुत चीज़ें हमने कवर की। ये है कैंडलस्टिक चार्ट। ये हमें पार्टिकुलर टाइम में बताता है कि उस समय कितने लोगों ने मार्केट में खरीदा है उस कंपनी के स्टॉक, कितने लोगों ने बेचा है। जैसे सुबह 9:15 के आसपास, 9:20 से लेके 9:25, इस 5 मिनट में लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं। तभी ये मार्केट नीचे गया है, और ये इस टाइम पे शेयर खरीदा गया है। ये जैसे ये टाइम है आपका 9:30 से 9:40 के बीच है ना, इस पे जाके आप देख सकते हो, और बहुत डिटेल में चार्ट समझना थोड़ा मैथमेटिकल टर्म होता है। मैथमेटिकल क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको इसको भी ज़्यादा समझना है तो बस एआई पे जाओ, काम दो अपना। ऑटोमेशन का यही फ़ायदा है यार। मैं कभी एआई पे वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा एआई कितना हेल्पफुल है, आपके डेली काम के लिए, आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ायदा है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्यों अपनी बुद्धि लगाने की वेस्ट कर रहे हो? आप अपनी बुद्धि बचा के रहो। कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए आपके पास, मैनिपुलेटिंग पावर होनी चाहिए, ज़रूरी भी है ये चीज़ें। तो यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालाँकि मुझे पता है ये मेरा पहला वीडियो है, और आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा टीचिंग में, और आज तक मुझे कभी भी पॉज़िटिव रिव्यूज़ नहीं मिले टीचिंग पे। लेकिन हो गया, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो मैं बस कर रहा हूँ। और अगर आप बताओ तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, क्योंकि ये हमें करना है। मेरा एम ही यही है कि हमें हर आदमी को उस लेवल पे ले जाना है, हर गाँव का आदमी ये समझ सके कि दुनिया में सिर्फ़ पढ़ाई ही एकमात्र सोर्स नहीं है। आई मीन एजुकेशन हर फ़ील्ड में होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सिर्फ़ इतना नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी की पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे डोमेन हैं मार्केट में। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और यहाँ तक आए हैं तो शायद आपने वीडियो देखा भी हो। आह पहला वीडियो था मेरा, मैं कुछ पढ़ा रहा था, इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ। समय के साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले पार्ट में मैं इसके अगले सीरीज़ में, फाइनेंस के सीरीज़ में, स्टॉक मार्केट के अलावा धीरे-धीरे फाइनेंस के और टर्म, जैसे रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, कुछ लेवरेजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी है, इनमें से कोई एक टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जहाँ पर मैं अपना पूरा एफर्ट डालूँगा, ताकि मैं एक-एक चीज़ आपको इस वीडियो से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ।
क्योंकि अपने एम को, अपने ड्रीम को फ़ॉलो करना हमारा पैशन है। हम हर इंसान को ज़मीन से उठाना चाहते हैं। मैं पूरी मेहनत करूँगा अपना, मेरे से जितना हो सकेगा एंड आई नीड योर सपोर्ट, योर लव टू ग्रो विद यू। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप ये भी बताओ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है? बिकॉज़ गाइज़ मैं सोक्रात की फिलॉसफी फ़ॉलो करता हूँ और जी चीज़ जितना मैं ग्राउंड रियलिटी पे आप लोगों से चीज़ें समझूँगा, जानूँगा, वो एनालिटिकल वो एक्चुअल एनालिटिक्स होगा जो मेरे लिए काम करेगा। तो थैंक यू सो मच और मैं अपनी वेबसाइट दैनिकपर.com पर जल्दी ही एक नई चीज़ लाने वाला हूँ। इसका आप बेसब्री से इंतज़ार करो। बहुत जल्दी एक लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।